Hi guys, what's up and welcome back to Gravity Circle. Welcome back to आरंभ बैच। और हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसके अंदर पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। एंड अब तक हम लोगों ने जो स्टडी करा उसमें हम लोगों को एक बात तो पता चल गई कि जो डाल्टन अंकल की एटॉमिक थ्योरी सन 1800 में आई थी उसको जे थॉमसन अंकल के कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की वजह से, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फेल माना जाने लगा। अब क्या हुआ, ऐसा होता है कि जो एक इंसान करता है उसको कॉपी करने की बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी भी कुछ इंडिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स पर कुछ केमिस्ट्री के ऐसे टीचर्स हैं जो आज से साल भर पहले तक मुझे व्हाट्सएप पर बोलते थे कि सर हम आपके वीडियोस देखकर पढ़ाते हैं एंड आज उनकी रैंक काफ़ी अच्छी है। ऐसा होता है कि जैसे जो कहानी मैं बना के सुना रहा हूँ हो सकता है वो इन प्लेटफॉर्म्स पर दूसरे टीचर्स आपको ऑनलाइन क्लासेस में सुना रहे हो, तो मेरी बात उन्होंने कॉपी करी। तो ऐसा सभी लोगों का नेचर होता है, जो हम कर रहे हो दूसरे भी कोशिश करेंगे। अच्छी बात भी है, कई जगह पर ये अच्छा भी हुआ, एजुकेशन सस्ता हो गया, एजुकेशन बेटर हो गया। कई जगह पर ये बुरा भी होता है, पर यूजुअली हम लोग अच्छी बातें करेंगे, अच्छा ही होता है। जैसे कि मेरे लेक्चर्स देखकर दूसरे टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो भैया अपना नॉलेज स्प्रेड हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में, बहुत अच्छी बात है। कुछ 4-5 टीचर्स मिलकर एजुकेशन को सस्ता कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। वही बात यहाँ पर भी होगी, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या नाम था, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। वही आसपास 1898 से 1900 के आसपास की बात होगी। गोल्डस्टीन जे थॉमसन के काफ़ी अच्छे दोस्त। जैसे ही जे थॉमसन फेमस हुए, जैसे ही जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद, चार्ज बाय मास रेशो देने के बाद एकदम पॉपुलर हो गए। उनके रिसर्च पेपर उन्होंने लिखे। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे जो भी चीज़ की डिस्कवरी होती है उसको हमें एक रिसर्च के फॉर्म में, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। जैसे आप लोग वो एप्लीकेशन है टू द प्रिंसिपल MCBC स्क्वायर स्कूल, है ना, रिगार्ड्स रिस्पेक्टेड सर, मैं नहीं आऊँगा स्कूल, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं तो आऊँगा ही नहीं, जो करना कर लो, यू आर फेथफुली यू आर ए फेवरेट स्टूडेंट PKMB, ठीक है। तो आपने ऐसा कुछ लिखा। अब क्या हुआ, ऐसे फॉर्मेट में जे थॉमसन ने भी अपना रिसर्च पेपर लिखा और पूरे वर्ल्ड में उसको पब्लिश करा। वर्ल्ड में हर इंसान ने उनको पढ़ा और शायद उन्हीं के रिसर्च पेपर का ही तो काम है जो आज हम लोग हमारी किताबों में उनका जो सब कुछ लिखा हुआ है वो कहाँ से आया, वो उनके रिसर्च पेपर से आया। तो रिसर्च पेपर उनके दोस्त गोल्डस्टीन ने पढ़ा। अब उन्होंने पढ़ा तो गोल्डस्टीन के मन में ख्याल आया कि इस ससुरे ने एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या किया जो ये इतना फेमस हो गया, मैं इसको करके देखता हूँ, मैं इसको रिपीट करके देखता हूँ। तो गोल्डस्टीन ने सोच लिया कि आज मैं जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को करके देखूंगा। मतलब इनका कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं बड़ा काम करूं, इनका बस ये था कि यार कैसे होता है। जैसे तुम लोग भी स्कूल में लेबोरेटरी में जो प्रैक्टिकल्स करते हो वो किसी के दोहराए हुए ही करते हो, किताब में लिखा है तुम उसको देख के रिपीट करते हो। वही करने गोल्डस्टीन अपनी लेबोरेटरी में गए और काम करने लगे। गरीब थे, गरीब थे, बहुत गरीब थे। और इनकी लेबोरेटरी क्या थी, इनका बैकयार्ड, जंकयार्ड। वो अपने घरों में स्टोर हाउस नहीं होता, स्टोर रूम जिसमें सारा कूड़ा कचरा भरा हुआ रहता है। तो ये तुमको मालूम है अंग्रेज़ों के घर कैसे होते हैं। अंग्रेज़ों के घर में पीछे एक छोटा सा गराज होता है और गराज के अंदर इनका सारा सामान पड़ा हुआ होता है। तो ये लोग वहीं पर एक्सपेरिमेंट वगैरह करता था बेचारा गरीब आदमी। तो इसने बोला ठीक है, अपने कूड़े खाने में से अपन चीज़ें निकालते हैं। गोल्डस्टीन लेबोरेटरी में गए, मतलब अपने जंकयार्ड में गए और एक कांच की ट्यूब उनको मिल गई। मज़ा आ गया, बोले चलो कांच की ट्यूब मिल गई है तो ये मैंने कांच की ट्यूब लगा ली, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। फिर और कूड़ा कट का छाना तो एक पंप मिल गया। इनने बोला चलो वैक्यूम पंप भी मिल गया, बहुत ही मज़ा आ गया, एकदम मज़ा आ गया। अब क्या हुआ, आप मार्केट गए, पैसे लिए मार्केट गए सामान खरीदने। सामान खरीदा तो जिंक सल्फाइड मिल गया, महंगा था पर जिंक सल्फाइड मिल गया। अच्छे से जिंक सल्फाइड की पूरे ट्यूब के अंदर इन्होंने अच्छी कोटिंग कर दी, सुंदर सुंदर, प्यारी प्यारी, वाह 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 वाह, ऐसे करके कोटिंग कर दी। अब इन्होंने क्या करा, 2 बड़ी बड़े ब्लंडर कर दिए, 2 बड़ी बड़ी मिस्टेक कर दी।
जिसको बोलना चाहिए नकल के लिए अकल चाहिए होती है, वो वाली थोड़ी सी कहावत यहाँ पर एप्लीकेबल होगी, लेकिन उसकी बात करेंगे। पर पहले फिर ये मार्केट गए, तार खरीद के लाए, कॉपर के वायर खरीद के लाए, कॉपर के वायर से बैटरी खरीद के लाए, बैटरी जोड़ दी, ठीक है, बैटरी जोड़ दी। ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था। अब पैसे खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए, जरा से पैसे बचे। जे थॉमसन ने बोला था कि मेरे को एटमॉस्फेयर इनर्ट रखने के लिए नोबल गैसेस की ज़रूरत है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, बट इनके पास पैसे खत्म हो गए, तो इनको सस्ते में हाइड्रोजन गैस मिल रही थी। इन्होंने बोला यार हाइड्रोजन गैस भी तो यार नॉन रिएक्टिव ही होती है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे हाइड्रोजन रिएक्ट थोड़ी करती है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हवा में उड़ के एक होकर पानी बन के गिरने लग गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, इसको रिएक्ट करने के लिए बहुत हाई वोल्टेज चाहिए होता है, 440 वोल्ट का या उससे हाई। इन्होंने बोला बैटरी तो मैं बहुत कम ले रहा हूँ, तो शायद हाइड्रोजन रिएक्ट ना करे, इसलिए इन्होंने क्या करा, यहाँ अंदर हाइड्रोजन गैस भरना स्टार्ट कर दी, सस्ती थी, और वैक्यूम पंप से सारी अंदर की हवा बाहर फेंक दी ताकि अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाए, और फिर हल्का सा इनर्ट एटमॉस्फेयर रखने के लिए ज़रा सी हाइड्रोजन गैस डाल दी। इतना करके घर आ गए। अब इतना सब करने के बाद इनके दिमाग से उतर गया कि मैं एक बार जे थॉमसन के रिसर्च पेपर को एक बार वापस तो पढ़ लूँ। इन्होंने वो करा नहीं। अब इन्होंने क्या करा, एक मेटल की प्लेट ली और वो मेटल की प्लेट यहाँ पर लगा दी एनोड पर। अब देखो ब्लंडर क्या हुआ, इन्होंने एनोड लगा दिया नॉर्मल, जिस पर पॉजिटिव चार्ज था। आप लोग सब जानते हो कि जे थॉमसन ने एनोड को किया था परफोरेटेड, छेद छेद वाला। इनके पास में इन्होंने सीधी प्लेट लगा दी। अब क्या हुआ, अब मेटल की प्लेट ढूंढे 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 ढूंढे, नहीं मिले, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो वो जो वॉश बेसिन में होता है ना, जब जिसमें हम हाथ धोते हैं, तो उसमें भी मेटल की प्लेट लगी हुई थी जिससे पानी ड्रेन होता है। तो वो वॉश बेसिन इन्होंने उठाया, ज़मीन पे मारा और वो प्लेट निकाली, और वो प्लेट यहाँ पर ऐसी लगा दी। जो वॉश बेसिन वाली प्लेट होती है उसको ज़मीन पर पटक दिया, भड़क दिया, और ये यहाँ लगा दी। अब यहाँ पर लोचा ये हो गया कि इनका जो कैथोड था वो परफोरेटेड हो गया। नकल में अकल चाहिए होती है, बट इन्होंने थोड़े से ब्लंडर कर दिया। तो पहला ब्लंडर परफोरेटेड कैथोड और दूसरा ब्लंडर हाइड्रोजन गैस। अब भाई साहब एक्सपेरिमेंट करा इन्होंने चालू। जैसे ही एक्सपेरिमेंट चालू करा, गोल्डस्टीन को ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो भी फ्लोरोसेंस दिखाई देगा, जो भी चमक दिखाई देगी, वो एनोड के पीछे दिखाई देगी, क्योंकि जे थॉमसन को भी तो यही दिखाई दिया था। तभी तो उन्होंने बोला था कि इसके पीछे मुझे स्पार्क दिखाई दे रहा, मतलब कैथोड से कोई रेज आ रही होगी, इसलिए उन्होंने उसका नाम कैथोड रे रख दिया। लेकिन यहाँ पर इनको एक जोरदार फ्लोरोसेंस यहाँ दिखाई देने लगा। इनके एक्सपेरिमेंट में इनको फ्लोरोसेंस यानी जो चमक थी, जो स्पार्क था, वो यहाँ दिखाई देने लगा। ही स्टार्ट ऑब्जर्विंग स्पार्क ओवर हियर। भाई साहब नाचने लग गए, डर, नई डिस्कवरी नई डिस्कवरी। और क्या बोल दिया कि डेफिनेटली एनोड से भी कुछ रेज आ रही होगी, डेफिनेटली एनोड से भी कुछ रेज आ रही होगी जो इन परफोरेशंस को क्रॉस करके पीछे टकरा रही होगी और फ्लोरोसेंस दे रही होगी। तो इन्होंने बोला देयरफॉर आई डिस्कवर्ड एनोड रेज। मैंने क्या डिस्कवरी करी, मैंने एनोड रेस की डिस्कवरी करी। इन्होंने इसे नाम दे दिया एनोड रेस, और अपने सारे दोस्तों को बुलाया और चीयर्स पार्टी वार्टी करी। और जब जे थॉमसन को पता चला तो वो दौड़ते हुए आए और उन्होंने बोला गोल्डस्टीन शो मी योर एक्सपेरिमेंट। गोल्डस्टीन ने अपना एक्सपेरिमेंट शो करा। डेफिनेटली उनको स्पार्क मिला, पीछे फ्लोरोसेंस दिखाई दिया। तो जे थॉमसन ने आपके गोल्डस्टीन अंकल से बोला कि यार एक काम करते, मैंने इस बात को सिर्फ फ्लोरोसेंस के बेसिस पर जज नहीं किया था। जैसे मेरे एक्सपेरिमेंट में मुझे यहाँ पर फ्लोरोसेंस मिल रहा था, तो मैंने इस बेसिस पर जज नहीं किया था कि कैथोड से कोई रेज आ रही है, इसको पार करके, क्योंकि मैंने यहाँ पर परफोरेटेड प्लेट ली थी। तूने उल्टा कर दिया, पर ठीक है, तूने कुछ नई डिस्कवरी कर दी, तूने नकल करी, पर बिना अक्ल के करी, पर तेरी किस्मत अच्छी थी तो तेरे को एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट मिला। लेकिन मैंने क्या बोला था कि कैथोड रेज यहाँ से चली
इसके परफोरेशन को पार करके पीछे टकराई तो मुझे फ्लोरोसेंस मिला। तो मैंने यहां पर रास्ते में एक क्रॉस रखा था, तो चलो तेरे एक्सपेरिमेंट में भी क्रॉस रखते हैं। अब जैसे ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू करा, अगर कोई रेस जो कि गोल्डस्टीन के हिसाब से एनोड से आ रही थी, जिसको उन्होंने एनोड रेज नाम दिया था, तो बेटा इसका शेडो कहाँ बनना चाहिए था? टेक्निकली शेडो यहाँ बनना चाहिए था। अगर यहाँ से कोई रेज आती तो ये इस पर टकराती और पीछे यहाँ पर एक शेडो कास्ट करती। लेकिन क्या हुआ? फुस्सी, फुस 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 फुस्सी, कोई शेडो नहीं मिली कैथोड के ऊपर। देयर वॉज नो शेडो। उल्टा उल्टा उन्हें शेडो हमेशा की तरह आपके प्यारे प्यारे एनोड पर ही कास्ट होती हुई दिखी। फिर उन्होंने बोला एक काम करते हैं, यहां पर एक पैडल व्हील रख के देखते हैं। अगर एनोड से रेज आ रही होगी तो पैडल व्हील एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहिए, क्योंकि मेरे एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन ने बोला कैथोड रेज थी, वो एग्जिस्ट कर रही थी, वो एक्चुअली यहां से निकल रही थी और यहां से आके जब उन्होंने मेरे पैडल व्हील को मारा तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा था। इन योर केस अगर आप बोल रहे हो कि एनोड रेज नाम की कोई रेज है तो आपका ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। एक्सपेरिमेंट चालू करा, फुस्सी फुसफुसासी तेलम, फुसफुसाती तेलम हो गया, मतलब ये अभी भी ऐसा ही घूम रहा है, मतलब अभी भी कैथोड से ही रेज आ रही है। दैट मीन्स एनोड से सच में कोई रेज नहीं निकल रही थी। सो देयरफॉर आफ्टर फेलिंग in cross and paddle wheel experiment, it was proved that there is nothing called as anode rays. Anode rays नहीं होती, there is nothing called as anode rays। मतलब अगर जे थॉमसन की तरह गोल्डस्टीन यहां पर परफोरेटेड ट्यूब लगाता तो उसको यहीं पर फ्लोरोसेंस दिखाई देता। अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो भी कैथोड रेज आ रही है वो ये एनोड के अंदर घुस जाती है, आर पार नहीं निकल पा रही है, इसे यहां पर स्पार्क नहीं दिख रहा है। लेकिन गोल्डस्टीन ने बोला कि ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि चलो एनोड से कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई पार्टिकल ऐसे तो है जो इस कैथोड को पार करके पीछे टकरा रहे हैं। भाई आप फ्लोरोसेंस को तो डिनाई नहीं कर सकते। सो जे थॉमसन ने बोला यस, हम फ्लोरोसेंस को डिनाई नहीं कर सकते, इसके लिए आपको मेरी एक इंपॉर्टेंट बात पर फोकस करना होगा। तो गोल्डस्टीन ने बोला हाँ मैं फोकस करूंगा, और फिर दोनों भाई मिलकर एक्सपेरिमेंट करने में जुट गए। अब एक्सपेरिमेंट क्या करा उन्होंने? सबसे पहले जे थॉमसन ने आइडिया दिया कि अपन इस ट्यूब को ऐसे रख देते हैं, तेरे परफोरेटेड कैथोड को अपन आगे कर देते हैं और मेरे एनोड को यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू करा। फ्लोरोसेंस अभी भी दिखाई दिया, अब उन्होंने यहां पर क्रॉस रखा। जब यहां क्रॉस रखा तो यहां पर उसकी शैडो दिखाई देने लगी। मतलब कैथोड के पीछे कोई रेस जरूर है जो ट्रेवल कर रही है, कैथोड के पीछे से कुछ पार्टिकल्स ऐसे जरूर हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं। उन्होंने यहां पर विंड मिल रख के पैडल व्हील रख के देखा तो पैडल व्हील घूमने लग गया एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये बात प्रूव हो गई कि कोई ना कोई पार्टिकल जरूर है जो कैथोड के पीछे से निकल रहे हैं और ये इस पर गिर रहे हैं। अब वो क्या है, ये कैसे समझे? तो गोल्डस्टीन ने बोला कि यार वी ऑल नो दैट हाइड्रोजन इज अ वेरी सिंपल एटम। तो उन्होंने बोला कि लेट्स से ये तुम्हारा कैथोड है और ये तुम्हारा एनोड है। अब एज पर जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, यहां पर
हाइड्रोजन गैस के एटम्स मौजूद हैं। अब जैसे ही हम लोगों ने गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट में करंट पास करा, डेफिनेटली कैथोड से कैथोड रेज निकली होंगी जो कि विद द स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी कम वेलोसिटी से लेकिन बहुत फास्ट मूव कर रही है। तो ये जो तुम्हारी कैथोड रेज थी, ये कैथोड रेज निकली और निकल के हाइड्रोजन के एटम को इतनी जोरदार टक्कर मारी, ये हाइड्रोजन गैस जो इसने यहां पर भर रखी थी उसको इतनी जोरदार टक्कर मारी, बिल्कुल इसका बैंग बैंग कर दिया, इतनी जोर से इसको बैंग करा कि हाइड्रोजन एटम टूट के बिखर गया। वी ऑल नो दैट हाइड्रोजन एटम इज द सिंपलेस्ट एटम। हाइड्रोजन एटम कैसा होता है? एक सिंपलेस्ट एटम होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मात्र एक इलेक्ट्रॉन एंड मात्र एक प्रोटॉन होता है। तो जब आपकी कैथोड रे ने आकर इस हाइड्रोजन एटम को बैंग एक टक्कर मारी, इसका इलेक्ट्रॉन टूट गया। हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन निकला, कैथोड रेज में भी इलेक्ट्रॉन ही है, वो इसके साथ होकर एनोड की तरफ जाने लगा क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, एक प्रोटॉन भी निकला, एक ऐसा पार्टिकल भी निकला जिसमें पॉजिटिव चार्ज था। अब गोल्डस्टीन वॉज वेरी लकी क्योंकि उन्होंने यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया था जिसमें मात्र एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था वो तो कैथोड रेज में भी वही थे, तो वो तो उनके साथ मिलके एनोड की तरफ भाग गया। लेकिन जो पॉजिटिव आयन बचे, लेकिन जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बचा, उसका क्या हुआ? पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ जा सकता है? नहीं, पॉजिटिवली चार्ज एनोड से तो वो रिपल्शन फील करेगा, इसीलिए वो पलट के एनोड की तरफ मूव करने लगा। क्या ये बात समझ में आई? अब गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट में और जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में क्या लोचा था? जे थॉमसन ने अपने कैथोड को साबुत यानी बिल्कुल ठोस लिया था, उसमें किसी प्रकार के छेद नहीं थे, इसलिए जे थॉमसन को कभी भी फ्लोरोसेंस कैथोड के पीछे दिखाई नहीं दिए। लेकिन गोल्डस्टीन ने कैथोड में छेद कर देने की वजह से अब क्या हुआ, यहां पर इन्वायरमेंट में जितने भी प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए होंगे, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए होंगे, वो सब इस नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ भागे और इसके परफोरेशंस में छेद को पार करके पीछे टकराए, और फ्लोरोसेंस क्रिएट किया। सो देयरफॉर these were the positively charged particles removed from hydrogen atom after its collision with cathode rays and moves towards कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए आपको वहां पर फ्लोरोसेंस मिला। और क्योंकि ये छेद को पार करके इन छेदों में से ये पीछे जाके टकरा रहे थे, these were named as canal rays. So due to their movement across the pores or holes in cathode, they were named as कैनाल रेज। इनको क्या नाम दे दिया गया? कैनाल रेज नाम दे दिया गया। तो क्या एनोड रेज नाम की कोई चीज होती है? नहीं, लेकिन आज भी कॉमन भाषा में एनोड रेज बोल दिया जाता है, बट लिटरली व्हाट वर दे वर कैनाल रेज। और कैनाल रेज में क्या था? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, जो कैसे क्रिएट हुआ आपको समझ में आ गया?
हो इस एक्सपेरिमेंट में भी यही रहा है। एक्सपेरिमेंट में कैथोड से कैथोड रेज निकल रही हैं और एनोड की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन क्योंकि एनोड में छेद नहीं है, यहाँ पर आपको फ्लोरोसेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन कैथोड रेज बन तो रही है। तो कैथोड रेज ने रास्ते में मौजूद सिंपल हाइड्रोजन एटम को इतनी जोर से मारा, इतनी जोर से मारा कि उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज एक ही है, तो वो सब एनोड की तरफ चली गई और इसके अंदर समाती गई, इसके अंदर समाती गई। लेकिन जो प्रोटॉन बचे वो तो यहाँ एनोड की तरफ आ नहीं सकते, क्योंकि एनोड तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, तो इस रिपल्शन की वजह से और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से ये इसकी तरफ जाने लगे। अब इसमें तो छेद थे, तो छेद को पार करके इतनी स्पीड में देखी, छेद को पार करके पीछे टकरा गए और आपको फ्लोरोसेंस मिल गया। सो दिस इज हाउ प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड। और आप लोग सभी जानते हो दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन बोला जाता है, तो देयरफॉर दीज पार्टिकल्स वर नेम्ड एज प्रोटॉन्स। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? बच्चा लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज सब बता सकूं। ठीक है मेरा प्यारा बच्चा लोग, मेरा प्यारा गुलगुला, इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? ग्रेट। चलो तो अब हम लोग हमारे इस टॉपिक को, आप लोग हेडिंग डाल सकते हो जहां पर आपने ई गोल्डस्टीन लिखा था, आप इस टॉपिक की हेडिंग डाल सकते हो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के नाम से, एंड द क्रेडिट गोज टू ई गोल्डस्टीन विद द हेल्प ऑफ जे थॉमसन। लेकिन कुछ किताबें रदरफोर्ड को देती है इसका क्रेडिट, तो दिस इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। लेकिन टेक्निकली प्रोटॉन्स की डिस्कवरी गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट के बाद ही हुई थी। बट ये केनाल रेस पर रुक गए थे, बट ठीक है। सो प्रॉपर्टीज बात करते हैं सबसे पहले, दैट द केनाल रेस ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली क्योंकि शैडो बन रहा था पीछे, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, द केनाल रेस contains positively charged particles। केनाल रेस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी इनका मटेरियलिस्टिक नेचर होता है। तीसरा, these positively charged particles, these positively charged particles have mass and velocity because they are affected by मैग्नेटिक फ्लक्स। याद करो, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब मैंने आपको बताया था हॉर्स शू मैग्नेट, सी शेप्ड मैग्नेट होता है, उसके नॉर्थ एंड साउथ पोल आमने सामने होते हैं। जब भी उस मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई ऐसा पार्टिकल आएगा जिसमें चार्ज हो, जिसमें मास हो और जिसमें वेलोसिटी हो, वो उसके बीच में फंस के अपने पाथ से डिविएट हो जाएगा। तो ये डिविएशन शो कर रहे थे, अफेक्ट कर रहे थे, इसलिए ये चीज़ क्लियर हो गई। एज द केनाल रेस वर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स negatively charged plate, they have positive nature, and therefore these positive particles were named as protons, इसको क्या नाम दे दिया गया? प्रोटॉन्स नाम दे दिया गया। क्या यह बात बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई मेरे बच्चे लोग? पांचवा पॉइंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, केनाल रेस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। आप यहां पर कौन सी गैस ले रहे हो उस पर यह डिपेंड करेगी। याद रखना कैथोड रेस में ऐसा नहीं हो रहा था,
क्योंकि कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन थे, कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पर सिचुएशन अलग है, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन थे, लेकिन वो लकीली हमें मिल गए क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस थी। ठीक है ना, अभी उसको मैं चार्ज बाय मास रेशियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले इतने पॉइंट लिख लो। अब गाइस लोगों ने सोचा कि यार प्रोटॉन का मास क्या होगा। भाई हम लोग सब जानते हैं कि हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम। इस हाइड्रोजन एटम को बनाने में एक प्रोटॉन की जरूरत लगी होगी और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत लगी होगी, एक प्रोटॉन की जरूरत लगी होगी और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत लगी होगी। आप सभी लोग जानते हैं दैट इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। भाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, -31 kg इज अ वेरी नेग्लिजिबल चार्ज। सो देयरफॉर अगर आप हाइड्रोजन एटम के मास को डिस्कस करो तो उसके अंदर जो भी मास होगा, हाइड्रोजन एटम का जो भी मास होगा, वो उसके इलेक्ट्रॉन की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया। सो देयरफॉर साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि हाइड्रोजन के एटम का जो मास होगा वो उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन के मास के बराबर ही होना चाहिए। तो लोगों ने कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। कई सालों पहले हाइड्रोजन एटम का मास निकाला जा चुका था, दैट इज 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kgs और 1.672 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। यह हाइड्रोजन एटम का मास वॉज ऑलरेडी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली इसको पहले से ही मेजर्ड कर लिया गया था। तो फिर क्या करें, क्या प्रोटॉन के मास में एक्सपेरिमेंट करें, क्या प्रोटॉन के मास में टाइम लगाएं? नहीं। सो देयरफॉर प्रोटॉन का मास भी कितना हो गया, 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kgs और 1.672 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। ये हो गया आपके प्रोटॉन का मास। बिना कोई मेजरमेंट करे, बिना कोई एक्सपेरिमेंट करे, सिर्फ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से ही आपको इसका मास पता चल गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ये वाला पॉइंट मैं रब करूंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। नाउ चलो भैया मास पता चल गया, अब क्या करें? चार्ज की बात करें। ठीक है, चार्ज की बात करते हैं। हम लोग सब समझते हैं कि तुम्हारा हाइड्रोजन एटम जो होता है, दुनिया का हर एटम इनफैक्ट न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज जीरो। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? नेट चार्ज जीरो। कहां से बना? प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से। अब आप लोग सब जानते हो दैट इलेक्ट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होना चाहिए। तो लोगों ने सोचा कि प्रोटॉन का मास कितना होगा फिर? तो प्रोटॉन का मास, ये नेट चार्ज जीरो है, तो अल्टीमेटली इन्होंने बोला प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होगा बट अपोजिट होगा मैग्नीट्यूड में। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का है उतना ही चार्ज प्रोटॉन का होना चाहिए, बस उसका मैग्नीट्यूड अलग होना चाहिए। अगर प्रोटॉन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। तो ये भी प्योर कैलकुलेटेड था, दिस वॉज प्योर कैलकुलेटेड। इसके अंदर किसी भी तरीके का अगेन कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया गया। देयर वॉज नो एक्सपेरिमेंटेशन डन। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोगों को, मेरे प्यारे प्यारे लाडलों को ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिक चार्ज की, या अगर हम लोग यहाँ पर बात करें E/m रेशो की, तो इसमें एक बात ध्यान रखना, इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन में क्या था? 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम्स पर kg, सब गैसेस के लिए कांस्टेंट था। लेकिन यहां पर क्या होगा? इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। और एक बात याद रखना, इनफैक्ट E/m रेशो डिक्रीजेस ऑन इंक्रीज
इन द मास ऑफ गैस, इंक्रीज इन द मास ऑफ गैस, यानी अगर आप हाइड्रोजन गैस की बात करोगे तो वो सबसे हल्की है, तो उसके चार्ज बाय मास रेशो की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन की बात करोगे तो वो भारी हो गई गैस, हाइड्रोजन का मास 2 लेकिन ऑक्सीजन का मास 32, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ आप खुद समझना, आप खुद समझना। आपने ऑक्सीजन के एटम को मारा कैथोड रेज से, आपने ऑक्सीजन के एटम को कैथोड रेज से मारा, तो क्या ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। हो सकता है ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन उसको छोड़कर जाए, ऑक्सीजन का एक ही इलेक्ट्रॉन उसको छोड़कर जाए। तो ऐसे केस में जब ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन उसको छोड़कर जाएगा तो चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अब जो तुम्हारा ऑक्सीजन का पॉजिटिव पार्टिकल बना, कैटायन बना, उस पर नेट चार्ज कितना हो गया? इतना। इवन दो ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन कितना गया? एक। तो अब ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ गया? इतना। लेकिन बेटा मास तो अभी भी उतना ही है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होगा, तो मास तो उतना ही है। तो देखो ये वैल्यू 1/8 हो गई। वहीं अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन को जैसे आपकी कैथोड रे ने मारा, उसका एक इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के चला गया, अब उस पर चार्ज आ गया इतना, और उसमें एक ही प्रोटॉन है, तो उसके एक ही प्रोटॉन का मास हो गया इतना। तब आप खुद देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, और इसकी वैल्यू इससे 8 गुना ज़्यादा कम आएगी, क्योंकि 1/8 हो गया। समझ में आ रही बात बच्चा लोग? तो अलग अलग गैसेस के लिए ये अलग अलग वैल्यू होगी। समझ में आ रही बात मेरा बच्चा लोग? क्योंकि यहाँ पर आप पॉजिटिव पार्टिकल की बात कर रहे हो। भाई हाइड्रोजन के केस में तो हम लकी थे कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन था, तो वो एक प्रोटॉन हमें मिल गया। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन रखते तो क्या होता? भाई ऑक्सीजन में अगर कैथोड रे मारती और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाता, तो भी उसके पास में उस हाइड्रोजन के आयन के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो एनायन कैटायन बन गया, उस कैटायन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते और 8 प्रोटॉन मौजूद होते। तो अभी भी उस पार्टिकल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन मौजूद है। तो चार्ज बाय मास रेशो तो आपको कभी भी सेम मिलेगा ही नहीं, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगा, और इनफैक्ट जितनी भारी गैस होगी उतना चार्ज बाय मास रेशो कम होता जाएगा। तो विद दिस डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज डन। प्रोटॉन की डिस्कवरी सारी हमें समझ में आ गई, प्रोटॉन का सारा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। अब हमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है, जल्दी से इसको नोट करें। फिर चलते हैं हमारे अगली चीज़ की तरफ, जिसका नाम है चड्डाविक यानी कि चैडविक। और चैडविक अंकल की बात पे हमें बिल्कुल लोड नहीं लेना है, चैडविक अंकल की किसी भी बात पे हमें बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। सिर्फ ये याद रखना है कि चैडविक अंकल ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। चैडविक अंकल ने क्या किया था? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। कोई परेशानी, कोई उनके एक्सपेरिमेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो तीसरी बात बस आप लोग स्टार बना के लिखेंगे, दैट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की थी? चैडविक अंकल ने। किसने की थी? चैडविक अंकल ने। क्या यह बात समझ में आई? क्या यह बात समझ में आई? तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाज डन बाय चैडविक। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन समझा देता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा, तभी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन समझ में आएगी। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बैक्विरल। जो साइंटिस्ट जिनका नाम था बैक्विरल, he was the person who discovered radioactivity. He was the person who discovered radioactivity. इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम रेडियो एक्टिविटीज और रेडिएशंस के बारे में बताया था। उसके बाद आफ्टर बैक्विरल, आफ्टर हिम
मैडम मैरी क्यूरी, इनके हस्बैंड पेरी क्यूरी, हमारे चाचा रदरफोर्ड, हमारे अंकल चड्डाविक यानी चैडविक, इन सब लोगों ने फिर काफ़ी काम करा रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। इन सब लोगों ने फिर बहुत काम करा। तो बैक्यूरेल ने क्या किया था, बैक्यूरेल ने एक लेड की इस प्रकार प्लेट लगा दी थी, एक लेड की प्लेट लगा दी थी, लेड प्लेट। ये इतनी मोटी थी कि जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता था उसके रेडिएशंस बाहर नहीं निकलते थे। यहाँ पर उन्होंने इसके अंदर रख दिया एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसका नाम था यूरेनियम। सामने इन्होंने लगा दी एक फोटोग्राफिक प्लेट, सामने इन्होंने क्या लगा दी, एक फोटोग्राफिक प्लेट। अब ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। भाई तुम लोगों ने अभी सीटी स्कैन की रिपोर्ट या एक्सरे की रिपोर्ट तो देखी होगी। मुन्ना भाई एमबीपीएस में हमारे संजय दत्त जी जब उनके मम्मी पापा आते तो एक एक्सरे की रिपोर्ट देख रहे होते हैं, लिम्फोमा सार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन देख रहे हैं, छाती का एक्सरे और इंटेस्टाइन की बीमारी बता रहे हैं। तो वो एक्सरे की शीट कैसी होती है, आर पार देखी जा सकती है। पुराने ज़माने में कैमरे आते थे, वो उसमें रोल डलता था, रोल। एक्चुअली इन प्लेट्स को जिलेटिन से बनाया जाता है और इनके ऊपर सिल्वर क्लोराइड की एक परत चढ़ा दी जाती है। तो क्या होता है, जब भी इन फोटोग्राफिक प्लेट को जिलेटिन की बनी और इस पर सिल्वर क्लोराइड की एक ग्रे कलर की लेयर चढ़ा दी जाती है, तो जब भी कोई लाइट पार्टिकल, रोशनी वाला पार्टिकल या हाई स्पीड पार्टिकल इनसे टकराता है, वहां पर से ये ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। अभी कैसे, अब ये बिल्कुल ग्रे कलर के हैं, जिलेटिन ट्रांसपेरेंट है, आर पार देख लो, लेकिन जब उस पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ा दी जाती है तो वो हल्का सा ग्रे हो जाता है, पार्शियल ग्रे। जैसे ही इस पर एक लाइट का पार्टिकल टकराता है उतना एरिया इसका ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो फोटोग्राफिक प्लेट इन्होंने लगाई, यहां पर इन्होंने एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगाई, यहां पर इन्होंने नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगाई। अब ये एक्सपेरिमेंट जैसे इन्होंने करा तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि कुछ पार्टिकल गए और इधर टकराने लगे, कुछ पार्टिकल गए और इधर टकराने लगे, उनको इधर इधर कुछ स्पॉट्स मिलने लगे। मतलब ये बात क्लियर हो गई कि यूरेनियम में से कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं। इनको उन्होंने नाम दे दिया बीटा पार्टिकल्स। इनको क्या नाम दे दिया गया, बीटा पार्टिकल्स। फिर उन्होंने देखा कुछ पार्टिकल ना तो पॉजिटिव की तरफ गए ना तो नेगेटिव की तरफ गए, सीधे गए और इधर टकरा गए, इनको इधर स्पॉट मिले, मतलब ये न्यूट्रल थे। इसको उन्होंने नाम दे दिया गामा पार्टिकल्स। दीज वर न्यूट्रल पार्टिकल्स। और कुछ पार्टिकल भम भम इधर टकराने लगे, मतलब ये नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्ट हो रहे थे, इनका नाम दे दिया उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स। तो इन्होंने यहां पर डिस्कवर किया कि आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से पड़े ना हीट करा, ना धूप दिखाई, ना करंट पास करा, जैसा भी आपके कैथोड रे ट्यूब में जे थॉमसन ने, गोल्ड स्टीन अंकल ने 10,000 वोल्ट, 440 वोल्ट, 220 वोल्ट का करंट दिया, तब उसमें से इलेक्ट्रॉन, तब उसमें से प्रोटॉन निकला। यहाँ कुछ भी नहीं करना है, अपने आप ही ये पार्टिकल एमिट कर रहा है, अपने आप ये पार्टिकल निकल रहे हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अलग है, ये एटम में से निकल रहे हैं लेकिन ये अपने आप ही निकल रहे हैं, तो ये अलग पार्टिकल्स है। तो इसकी डिस्कवरी हुई। अब उन्होंने बोला दैट अल्फा पार्टिकल्स जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं, सो देयरफॉर अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। जब अल्फा पार्टिकल के बारे में डिस्कवरी और हुई तो ये पाया गया दैट अल्फा पार्टिकल पे चार्ज +2 होता है और इसका मास 4 AMU होता है। दैट इज अल्फा पार्टिकल is 2 times more positive than प्रोटॉन, आपके प्रोटॉन से दुगना पॉजिटिव होता है, एंड 4 times हैवी
देन प्रोटॉन, प्रोटॉन से 4 गुना हैवी होता है। और क्या बात पता लगी, और यह बात पता लगी दैट अल्फा पार्टिकल्स ऑलवेज मूव्स विथ 10% स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड से लेकर इसकी स्पीड वेरी करती है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड तक, मतलब लगभग इस रेंज में इसकी स्पीड रहती है। क्या बात समझ में आ गई? तो इट इज अ वेरी बल्की, वेरी हैवी और वेरी फास्ट पार्टिकल। बीटा पार्टिकल के बारे में पता लगाया गया तो बीटा पार्टिकल का मास नेग्लिजिबल था लेकिन चार्ज -1 था। इट इज समवॉट सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, समवॉट सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। मैंने उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, इसका मास नेग्लिजिबल होता है और चार्ज -1 होता है, सॉरी, चार्ज नीचे मास ऊपर। दिस इज चार्ज एंड दिस इज मास। एंड गामा पार्टिकल का देखा गया तो उसका मास 1 आया लेकिन चार्ज 0 आया, मतलब ये न्यूट्रल था, लाइक न्यूट्रॉन। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि कुछ रेडिएशंस इस प्रकार होते हैं और कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जैसे यूरेनियम, ये पड़े पड़े 3 प्रकार के पार्टिकल रिलीज करते हैं। एक न्यूट्रल पार्टिकल जिसका नाम है गामा, गामा मारेगा। बीटा पार्टिकल जो कि बहुत हल्के होते हैं इलेक्ट्रॉन जैसे, लेकिन उन पर चार्ज माइनस होता है। और अल्फा पार्टिकल, गुंडा, गुंडा आदमी, बदमाश साला, हैवी भी होता है और पॉजिटिवली चार्ज भी होता है। तो ये डिस्कवरी बैक्यूरेल ने करी। अब गाइस ये अल्फा पार्टिकल तुमको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में बहुत काम में आएगा, इसके बारे में याद कर लो। ये अल्फा पार्टिकल हर जगह आपको काम देगा, ठीक है? तो इसको जरा नोट कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है? पक्की बात समझ में आ गई? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ग्रेट। तो अब क्या हुआ, इतना पता चलने के बाद चैडविक अंकल की फटी कि यार अगर ये रेडिएशंस हमारी बॉडी पर गिर गए तो हमारी तो 12 बज जाएगी। इनफैक्ट जो मैरी क्यूरी थी, जो मैडम मैरी क्यूरी थी, वो रेडिएशंस पर लाइफ टाइम काम करती रही, लाइफ टाइम काम करती रही और वो खुद कैंसर से मर गई क्योंकि उनको रेडिएशन से कैंसर हो गया था। तो लोगों को डर लगा कि यार मैरी क्यूरी को कैंसर हो गया, साला अपने को भी हो जाएगा। तो चैडविक अंकल की फटी और चैडविक अंकल ने क्या किया, चैडविक अंकल ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने बोला कि क्यों ना मैं काम करूं, एक एलिमेंट लूं जिसका नाम है बेरिलियम। एक बेरिलियम नाम के मेटल को, बेरिलियम मेटल की प्लेट को मैं इतनी मोटी बनाऊं कि अगर इस बेरिलियम के ऊपर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल आकर गिरे, जो कि बहुत तेजी से भागते हुए अल्फा पार्टिकल आकर अगर इस पर गिरे भी, तो मैं जो पीछे खड़ा रहूं, मुझ पर इसका कोई इंपैक्ट ना पड़े, मुझ पर इसका कोई इंपैक्ट ना पड़े। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब उन्होंने बोला कि जब अल्फा पार्टिकल इस बेरिलियम को मार रहे हैं तो उन्होंने देखा कि बेरिलियम थोड़ा पतला होता जा रहा है, इसका जो शेप था वो अंदर की ओर जाता जा रहा है, मतलब ये पतली होती जा रही। तो इनको समझ में आया कि यार बेरिलियम की प्लेट डिस्ट्रॉय हो रही है, मतलब कुछ निकल रहा होगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑब्जर्व करने के लिए यहां पर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगा दी और यहां पर नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगा दी। तो जब अल्फा पार्टिकल आकर बेरिलियम पर गिरे तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि यहां से कुछ कार्बन के एटम्स रिलीज हो रहे हैं और कुछ सीधे ना तो पॉजिटिव की तरफ ना तो नेगेटिव की तरफ कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं है। सो देयरफॉर उन्होंने जब इन पार्टिकल्स को स्टडी करा, सो ही फाउंड दैट ये पार्टिकल्स वर कमिंग फ्रॉम द एटम एंड देयरफॉर उन्होंने इन पार्टिकल्स को नाम दे दिया न्यूट्रॉन्स। जब न्यूट्रॉन्स के बारे में स्टडी करी गई तो न्यूट्रॉन का मास आपके प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा हैवी आया, दैट इज 1.674। प्रोटॉन का मास था 1.672, तो इससे थोड़ा हैवी आया और हमें बस यही वैल्यू याद रखनी है, या 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। और जब इसके चार्ज की बात करी गई तो ऑब्वियसली चार्ज इसका 0 आया। जब इसके चार्ज बाय मास रेशो की बात करी गई तो वो भी 0 आया, क्योंकि जब चार्ज ही 0 है तो चार्ज बाय मास रेशो निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो इसके साथ ही साथ आप लोगों को न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में भी पता चल गया। तो फाइनली
चैडविक अंकल ने कुछ इस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में आपको कोई बड़ी बात याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक टेबल बनवा रहा हूँ, बस आप लोग वो टेबल याद कर लो ताकि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सारी ज़रूरी बात पता चल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन लिखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल, यहाँ पर अपन नाम लिखेंगे डिस्कवर किसने किया, यहाँ पर अपन लिखेंगे उनका चार्ज कितना है और चार्ज, फिर यहाँ पर अपन लिखेंगे रिलेटिव चार्ज। अब ये रिलेटिव चार्ज क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। फिर यहाँ पर अपन लिखेंगे उनका मास, फिर यहाँ पर अपन लिखेंगे उनका रिलेटिव मास। देखो बच्चा लोग, आपको मैं चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ दैट 1 AMU इज ऑलवेज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kgs। तो अगर आप लोगों को केजी को ग्राम में केजी को AMU में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको डिवाइड करना रहेगा। तो देयरफॉर अगर मान लो आपके पास में एक प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10 टू द पावर -24 kgs होता है और अगर आप इसको AMU में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg से डिवाइड कर दो। kg कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपको वैल्यू मिलेगी 1.007 AMU। तो ये जो रिलेटिव मास है ये मैं काय में निकाल रहा हूँ, ये मैं AMU में निकाल रहा हूँ या U में निकाल रहा हूँ। U इज योर यूनिफाइड मास। तो ये कैलकुलेशन में यहाँ पर लिख के नहीं बताऊंगा, आप चाहेंगे तो खुद कर सकते हैं। ऐसे आप लोग जब प्रोटॉन के लिए निकालेंगे तो थोड़ी सी हैवी वैल्यू मिलेगी। चलो, तो सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल आपका आता है इलेक्ट्रॉन, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्ड चाचा, गोल्डस्टेन। फिर आता तुम्हारा न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय चड्डा बेचने वाला चैडविक। चलो अब जरा इसके चार्ज की बात करते हैं। -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम 0। अब रिलेटिव चार्ज, कब तक आप लोग हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी बड़ी वैल्यू लिखोगे? सो हम लोगों ने इसको रिलेटिव चार्ज को -1 डिनोट कर दिया। जैसे अपन याद करो, हम लोगों ने शुरू में वो बोला था ना कि लेट्स इमेजिन कि हाइड्रोजन का मास होता है 1। अब अगर एक ऑक्सीजन एटम के लिए 8 हाइड्रोजन लग रहे तो मैंने बोल दिया ऑक्सीजन का मास होता है 8। तो हमने इमेजिन कर लिया, तो हमने इतनी बड़ी वैल्यू ना लिखने की जगह हमने बोल दिया एक इलेक्ट्रॉन का मास -1, तो एक प्रोटॉन का मास +1 हो जाएगा। इसका चार्ज तो अभी भी 0 रहेगा। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? -9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kgs, या अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम्स। जब हमने इसको 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg या -24 ग्राम से डिवाइड करा तो हमें वैल्यू मिली 0.0005 U। हमने इसको क्या मान लिया? नेग्लिजिबल। आप इतनी छोटी वैल्यू को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, यानी आप इसको 0 लिख सकते हैं। प्रोटॉन का चार्ज मास 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg और 1.672 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। इसकी हमें वैल्यू मिली 1.007 AMU, या आप इसको अप्रोक्सीमेटली 1 मान सकते हैं। न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो इट इज 1.674 बेटा, स्लाइटली हैवी देन प्रोटॉन, इंटू 10 टू द पावर -27 kgs और 1.672 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। इसकी वैल्यू आएगी 1.008 AMU। देखो स्लाइटली हैवी, लेकिन राउंड ऑफ करके आप इसको भी 1 मान सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई परेशानी? ग्रेट। अगर आप इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम्स पर kg। अगर आप प्रोटॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन के E/m रेशो की बात करेंगे तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, तो उसको हमको यहाँ पर निकालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग न्यूट्रॉन के E/m रेशो की बात करेंगे तो वो 0 होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो बेटा ये आपको पूरा टेबल एक समराइज करके दे रहा है आपके सारे सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों का
सब एटॉमिक पार्टिकल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। एंड नाउ गाइज यू आर वेरी मच क्लियर, आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से बात क्लियर हो गई है कि आपका डाल्टन चाचा का एटॉमिक थ्योरी वाला पार्ट खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय गया। अब मेरा प्यारा बच्चा लोग, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग सुनेंगे जे थॉमसन के तरबूज, क्रिसमस, खीर और मम्मी की कहानी। फिर हम सुनेंगे एक हाईली अनलकी, बदकिस्मत इंसान की कहानी जिसका नाम है रदरफोर्ड। बेचारे की इतनी मेहनत के बाद भी उनको कुछ सफलता नहीं मिली, सफलता मिली पर वो जो चाह रहे थे वो नहीं मिला, तो ही वॉज वेरी अनलकी। या क्या बोलो, जो भी बोलो, खैर नाम तो अपने पास में आ गया, हिस्ट्री में तो उनको जगह मिल गई, मतलब थे तो लकी, बट बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है उनके लिए। तो क्यों बुरा लगता है वो सारी बात हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर मेरा प्यारा प्यारा बच्चा लोग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू मेरे प्यारे प्यारे, मेरे लाडले लाडले बच्चों।